मैं इनसे यही पूछना चाहता था कि 8 नवंबर को रमानाथ अवस्थी जैसे कवि का भी जन्म हुआ था और 8 नवंबर को मोदी जी ने ऐलान किया था कि आज रात के 12 बजे के बाद अमुक अमुक चीज़ें निरस्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, फाड़ दी जाएंगी, बहा दी जाएंगी और चलन में नहीं रहेंगी। सुरेंद्र शर्मा अगर आज कोई ऐलान करना चाहें कि आज के बाद से ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो पहले तो वो ये बताएं कि क्या ख़त्म करने के इरादे हैं उनके, और आप तालियां बजाएं क्योंकि वो बहुत अच्छी कोई बात बताएंगे। अगर मेरा बस चले तो आज के बाद मैं ये घोषणा कर दूं, आज के बाद सिर्फ सुरेंद्र शर्मा ही प्रधानमंत्री रहेगा। इससे बढ़िया घोषणा हो नहीं सकती देश में। और वैसे भी मेरा क्या हर एक व्यक्ति का पत्नी पर से विश्वास उठ गया था। मैं पहले उसे 100% अपनी मानता था, अब 1% भी विश्वास उसके ऊपर ख़त्म कर दिया मोदी जी की वजह से। क्योंकि 7 नवंबर को मैंने अपनी पत्नी से कहा कुछ रुपए चाहिए, 1 महीने बाद लौटा दूंगा। उसने कहा आपकी कसम, मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं हैं। मेरी कसम खाई तो मुझे बिलीव करना भी था। फिर मैंने कहा देख किसी कोने में पड़े होंगे, बोले आपकी माँ की कसम, घर में जहर खाने को पैसे नहीं। मेरी खाई, मेरी माँ की खाई, ना अपनी खाई ना अपने बच्चों की खाई। और 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी। और इस देश का हर एक पति जानता है कि 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान उससे जहर खा सकता था। तब मुझे पता लगा ज़िंदगी भर पत्नी ने मेरे से झूठ बोला है। पर कुछ भी कह लो साहब, कितना भी झूठ बोले, घर में बहन बेटी की शादी होती तो पता नहीं कहाँ से ये पत्नी आधा दहेज का सामान पहले से तैयार करके हमारे आगे रख देती है। लोगों मैंने इसे बुरे वक्त के लिए तैयार कर दिया। हसनैन साहब आ गए हैं और हम मुखातिब हैं सुरेंद्र शर्मा साहब की तरफ। हसनैन साहब इस समय जो सामीन हैं वो भी हसनैन हो गए हैं, बस एक नुक्ता लग गया ऊपर, वो आप हसनैन हैं, इनके नैन हंस रहे हैं क्योंकि एक ऐसे अजूबे इंसान को देख रहे हैं जिसने बीड़ा उठाया है कि किसी को रोने नहीं देना है, पूरे ज़माने को हंसाना है और इंसानियत की पहचान है हंसना। उसको रेखांकित करना है कि देखिए गम में भी मुस्कुराया जा सकता है, आड़े वक्त में भी मुस्कुराया जा सकता है। तो ये एक ऐसी घरेलू गैस है जिसको हम लाफिंग गैस कह सकते हैं कि हर किसी के पास अगर सुरेंद्र शर्मा चले जाएं तो एक अदद सिलेंडर आप अपने पास पाएंगे और हंसने के वो मौके तलाश करेंगे जो आमतौर से नहीं मिलते हैं। अभी जो जवाब इन्होंने दिया है वो लाजवाब कर देने वाला था। स्त्री की ताकत, स्त्री की क्षमता, उसकी महत्ता भी बता दी और पहले उसको निरस्त भी कर दिया। उसके बारे में कह दिया कि वो पत्नी धर्म को निभाना नहीं जानती है। बहरहाल आपको इसलिए जाना जाता है, 4 लाइनें आप लिखते हैं पत्नी के प्रति, जो आपने बहुत सम्मान सूचक कुछ लिखा हो तो कुछ और बता दीजिए। अपनी पत्नी के ऊपर या दूसरों की पत्नी के ऊपर, पहले ये तो बताया। चलिए दूसरों के ही बता दीजिए। दूसरों की बता दूं तो जो अपनी एक है वो और निकल जाएगी हाथ से। नहीं, उसको मना के मैं ले आऊँगा। हाँ, ताली बजाते रहो, कोई ऐसा थोड़ी कि मैं अपनी के ऊपर ही सुना देता हूँ। मैंने अपने बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी जितना कोई दे नहीं सकता, और उतनी अच्छी शिक्षा को इतने बुरे ढंग से कोई ले भी नहीं सकता। मैंने पत्नी से कहा, पत्नी जी मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ, कितनो अच्छो काम कर रही हूँ। घरवाली बोली मैं जानू हूँ थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाहो हो, अहिया दशरथ बन के 3 घराड़ी लानो चाहो हो। तो पति बेचारा तो अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता। और मैंने उसकी खूबसूरती के भी गुण गाए, लेकिन वो भी टेढ़ा पड़ा।
मैंने पत्नी से कहा, पत्नी जी मेरो इरादो बिल्कुल ही नेक है, तू सैकड़ों में एक है। घरवाली बोली, बेवकूफ़ मत बनाओ, बाकी 99 कौन है या बताओ। देखिए 99 के फेर में कवि पूरी दुनिया में घूमते हैं। 99 का फेर इसलिए कि लिफाफा मिलता है, उससे घर में इजाफा होता है और पत्नी का बटुआ मोटा होता जाता है, भले ही कवि के पास कुछ रहे न रहे। कैसी कैसी आड़ी तिरछी स्थितियों में कवि सफ़र करते हैं शाहिद साहब। मुझे याद है कि इनका हमारा साथ 40 बरस का है, 40 बरस का साथ है। 40 बरस पहले कवियों को बसेड़ू कहा जाता था क्योंकि बस में सफ़र करते थे, या रेल का जो 3rd क्लास का डिब्बा होता था उसमें अगर आपका आरक्षण हो जाए तो ठीक, नहीं तो टीटी से महान कुछ होता नहीं था। एक मौका ऐसा मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, अगर याद हो, कि बंगाली मोशाय से निवेदन किया, हम दो कवि हैं, तो उसने कहा तो क्या हुआ, लेकिन कैसे माना और कैसे उसने हमें आदर पूर्वक रेल में स्थान दिया, वो अगर आपको याद हो, न याद हो तो मैं याद दिलाऊंगा, कि नहीं याद आ। दरअसल क्या हुआ कि मैं तो इनके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि ऐसे सब कामों में आगे रहते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में खाना हो तो मैं इनको आगे कर देता हूँ, टिकट लेनी हो कहीं की तो मैं इनको आगे कर देता हूँ। तो छोटे होने के जितने फ़ायदे उठाए जा सकते हैं वो मैंने उठाए हैं। तो इन्होंने बंगाली मोशाय को कहा कि 2 जगह चाहिए, तो नहीं कोई जगह नहीं है। तो इन्होंने उसके हाथ में 100 रुपये का नोट रखा और मुट्ठी बंद कर दी। अब उसने खोल के देखा तो 100 का नोट देख के वो घबरा गया। मैं बात 40 साल पुरानी बता रहा हूँ, अब याद आएगा। वो बोला कि चलता है रेलवे में, चलता पर इतना नहीं चलता, कमती दो कमती दो। उसने वो 100 रुपये इनको वापस कर दिए। अब बताइए याद आया कि नहीं आया? याद आ गया। अच्छा, ऐसे सफ़र में बातचीत करते, कवियों के साथ गप लड़ाते हुए जो वक्त बीतता है वो स्टेज से ज़्यादा क्वालिटी वर्क करने वाला होता है। आपस की बातचीत होती हैं। बहुत सारे कवि चले गए और उनकी यादें हमारे पास रह गई। अभी 2 दिन पहले ही श्री ओम प्रकाश आदित्य की स्मृति में एक बहुत अच्छा समारोह किया, जो कि बहुत अच्छे कवि थे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ये कविता का सफ़र अचानक कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आप तो श्री राम सेंटर में बिजनेस स्टडीज़ के पारंगत थे। कविता में कैसे होता रहे, ह्यूमर में कैसे होता रहे? मैं श्री राम कॉलेज से मैंने बीकॉम किया है। कविता में कैसे आ गए इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो डायबिटिक है वो हलवाई की दुकान नहीं खोल सकता, वो अलग क्षेत्र होता है। और सारी कलाएं बहुत बड़ी होती हैं। संगीत बहुत बड़ा कलाओं में माना जाता है, पेंटिंग्स मानी जाती है, स्कल्पचर माना जाता है, क्लासिकल डांस माना जाता है। इनमें से कितनी कलाएं आपने सीखी? डांस आता है क्योंकि पत्नी की उंगली पर नाचता हूँ, तो इससे बेहतर जगह भी कम फ्लोर में ज़्यादा डांस करता रहता हूँ। पर कविता क्यों बड़ी हो जाती है कि वो सब कलाएं सीखी जाती हैं, कविता कभी भी सीखी नहीं जा सकती। वो आपके जन्मजात के अंदर गुण होते हैं जिसकी वजह से वो एक बड़ा नाम ले लेती है। हालांकि हमारा आकाश छोटा होता है, क्योंकि जो भाषा हम बोलते हैं कविता में, उसी भाषा के लोग हमें जानते हैं और भाषा के नहीं जानते। जबकि नृत्य, वाद्य, पूरा आकाश बड़ा होता है, पूरा देश, पूरा संसार उस भाषा को समझता है। लेकिन कविता का आकाश छोटा होता है, इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ये कोई सिखाया नहीं जा सकता, ये अपने अंदर जन्मजात पैदा होती। ये बात तो मानी जाएगी। हसनैन साहब, अगर आप अपने यहाँ कोई नया डिपार्टमेंट खोलें और बताएं कि हम कविता सिखाने की भी कक्षाएं लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं,
तो क्लास लेने तो ये भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी छंद शास्त्र और बहुत सारे तरीक़े कविता लिखने के और तुक मिलाने के बता दूंगा। लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है अंदर से निकल के आता है, कविता कैसे आती है, ये आज तक कोई बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं पाया। उसकी बहुत सारी व्याख्याएं हुई, कविता ऐसे आती है, ऐसे आती है। वो आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। और जब आ जाती है तो तब पता लगता है कि लोग तालियां बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं भाई तालियां? कोई तो बात कहने का सलीका होगा, कोई तरीका होगा। तो वो तरीके अचानक आ जाते हैं और जब बताने का मन करता है तो माइक मुंह के पास रखा जाता है कि अब मुझे भी बोलने का मौका मिले तो मैं बताऊं, और फिर वो नीचे भी आ जाता है क्योंकि मुझे बोलने का ये मौका दे रहे हैं। ये सच है कि दुनिया भर में ऐसा कोई विश्वविद्यालय, ऐसा कोई इदारा आज तक नहीं बना जो ये क्लेम करता हो कि हम कविता लिखना सिखा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भले ही हम दोनों कविता लिखना न जानते हों, लेकिन हम ये मानते हैं कि लोग हमें मानते हैं कि हम कविता जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई गर्व गुरूर तो है नहीं, कवि के अंदर कोई गर्व नहीं होता, गुरूर नहीं होता। मैं इनसे ये बात ज़रूर पूछूंगा कि अगर आपको गुरूर है तो किस बात का है? गरुड़ इस बात किया कि मैं कवि नहीं हूँ फिर भी लोग मानते हैं। इसका एक हुआ था, हवाई जहाज़ के अंदर मैं सफ़र कर रहा था, मैं वॉशरूम जा रहा था, वो एक आदमी उधर से आ रहा था। उसने कहा शर्मा जी, मैंने कहा हाँ, मैं आपको कभी नहीं मानता। मैंने कहा मिला हाथ, मैं भी अपने आप को नहीं मानता। मैंने कहा कम से कम मेरे जैसी विचारधारा का व्यक्ति एक आदमी तो मिला। 2-4 लोग बैठे थे, बोले तेरा दिमाग ख़राब है, कभी तो ये हूँ। मैंने कहा मैं तो मान गया तेरी बात, इनको तू तैयार कर ले। तो गरुड़ किस बात का लिखा है? जब तुलसीदास जैसे लोग कह सकते हैं हम कोई कवि नहीं है, तो मेरी क्या औकात है मैं ये कह दूं कि मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ, मनोरंजन करता हूँ। उसे कविता का नाम दे दो या किसी और का नाम दे दो। क्योंकि 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। अच्छा लिखो कहना ही आसान है, पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं है। फिर आपका आशीर्वाद चाहूँगा। अच्छा लिखो कहना ही आसान है, पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं है। फिर अच्छा भी लिखूं तो अच्छे लोगों के लिए तो लिखा जाए। तुमने सीख तो दे दी, पर भाई इधर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। तुमने सीख तो दे दी, पर भाई इधर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। यार तुलसीदास तो मैं भी बन सकता हूँ, पर किसी राम को तो लेकर के आओ, पर किसी राम को तो लेकर के आओ। देखिए 2 बार तुलसी का नाम लिया अपने बराबर, तो गुरूर बड़ा छिपा होता है। अभी कहा गया था कि शायरी और अदब की खूबी ये है कि आधी बात खुली होती है, आधी बात ढकी होती है। तो हम किससे तुलना कर रहे हैं? तुलसी से कर रहे हैं। अब तुलसी से तुलना करने वाले आदमी के अंदर गुरूर न हो कि मेरी तुलना उससे की जा सकती है, अच्छी बात है। तो ये हमारे आधुनिक काल के हास्य व्यंग के तुलसी हैं, और इसीलिए इनको शिखर सम्मान दिया भी गया है, आप सबके सामने दिया गया है। आप सब प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। एक बार इनको और हास्य के तुलसी जिससे पूरी चेतना हुलसी, सब लोग प्रसन्न हुए, मुग्ध हुए। तो ये समाज के ऊपर जो उपकार किया है इन्होंने, इसको शताब्दियाँ क्या आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी नहीं भूलेंगी। पर ये गलती क्या करते हैं कि जैसे ही कैमरा सामने होता है उसको बंद करा देते हैं। तो आगे वाली नस्लों को भी आप दिखाई देते रहें, इसके लिए इस कैमरे का रहना ज़रूरी है। लेकिन इट्स ऑलवेज नाउ, ये अभी है जो है, आगे की किसने देखी? कभी कभी बहुत आगे की देखता है, पर आगे उसको देखा जाए इसकी चिंता नहीं करता है। अगर आप उसको इस लायक समझते हैं कि वो देखने योग्य है तो हम उसको बारंबार देखें, तो कृपया आप आंकड़े देखिए कि सोशल मीडिया पर सुरेंद्र शर्मा कितने पॉपुलर हैं, कितने करोड़ लोग उनको देखते हैं। आपको इसका अंदाज़ा शायद न हो, तो आप सोशल मीडिया पर ज़रा इनको खोज के देखिएगा। जो किनारे से इन्होंने मना कर दिया है कैमरा नहीं चलेगा, फिर भी हर आदमी के पास आज मोबाइल है। किस कोने से कहाँ मोबाइल रख के वो आपकी तस्वीरें ले लेता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि दूसरे लोगों की तस्वीरें तो आती हैं एक निश्चित फ्रेम में, और इनकी आती हैं या तो लो एंगल या ये एंगल, या कभी कभी क्या होता है कि उसको हंसी आती है इनको सुनते वक्त, तो उसका कैमरा हंसता है।
तो जिस कला के बारे में कह रहे हैं डांस, तो वहाँ भी देखा जा सकता है। तो पत्नी के आगे अगर आप किसी आदमी का जो कि स्थिर है उसको मोबाइल को नचा के, हंसी के कारण मोबाइल हिलता है, तो ये नाचते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल हम इनके हर रूप को प्यार करते हैं और सब लोग प्यार करते हैं। भाषा की बात कही तो अब मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश को किस भाषा की ज़रूरत है। हम हिंदी के कवि कहलाते हैं, उसमें कितनी उर्दू आती है, जो उर्दू के शायर कहलाते हैं, जाने अनजाने कितने अल्फाज संस्कृत मूल के आ जाते हैं। तो ये भाषाओं की जो घुलन मिलनशीलता है, ये हमारे आवाम को एकजुट करने में कैसे कामयाब होती है, इस पर मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार रखें। आप हिंदी एकेडमी के उपाध्यक्ष हैं और मैं भूतपूर्व उपाध्यक्ष था, तो ये चिंताओं के विषय तो हैं, मिलके कर लेते हैं। देखिए, ना तो इस देश में पूर्ण रूप से हिंदी समा सकती है, ना उर्दू समा सकती है। अगर इस देश की कोई भाषा है वो है हिंदुस्तानी भाषा है, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के सब शब्द। भाषा वो चलेगी जो एक मजदूर बोलता है, भाषा वो कभी नहीं पनप सकती जो एक आईएएस ऑफिसर बोलता है या पढ़ा लिखा विद्वान बोलता है। मैं ये कहता हूँ ट्रेन लेट है, इसमें है ही तो हिंदी का है, लेकिन एक गरीब आदमी भी वही बोलता है, पढ़ा लिखा आदमी भी वही बोलता है। तो भाषा जो आम आदमी बोलता है सिर्फ वो पनपेगी और वो हिंदुस्तानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। मैं समझता सीधी सी बात। सुरेंद्र जी, आपने विश्व भर की यात्रा की है, तो कुछ ऐसे वाक़यात आपकी जहन में होंगे जहां आपको थोड़ा सा परेशानी आई होगी और आपने कैसे उनसे निजात पाई। अगर कोई याद आता है तो बताइए ऐसा, जिससे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं और फिर उनके हंसी के फव्वारे छूटने लगें। एक तो बड़ा दुखद किस्सा हुआ। हम 3-4 कवि हांगकांग के एक होटल में थे। पान पराग तंबाकू खाना उस समय मुख्य खाने का पदार्थ होता था, भोजन यहीं से लेकर जाते थे। मैंने उस समय छोड़ दी थी, 98 में मैंने छोड़ी, उसके बाद की बता रहा हूँ। तो हमारे 2 कवियों ने, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज नहीं है, इसमें नाम भी नहीं लूँगा, अगर होते तो भी नहीं लेता, पान पराग के उन हाथों से जो वाश बेसिन था उसमें थूका उन्होंने, और पान पराग के हाथों से वो चद्दर थी या तकिए थे, उनसे हाथ पहुँच दिए। यकीनन हुआ क्या कि 22,000 रुपये ऑर्गेनाइजर को, होटल वाले को ऑर्गेनाइजर ने देने पड़े कि आपने हमारी चादर और ये गंदगी की है। उन कवियों पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं सालों तक बहुत परेशान रहा। जब वहाँ से निकला तो वहाँ के होटल के मैनेजर ने कहा, इन फ्यूचर नो इंडियन विल स्टे इन दिस होटल। मुझे लगा कि हम उसके चादर तकिए गंदे करके नहीं आए, अपने मुल्क को गंदा करके वहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा, वाह। मैं अभी भी जिस कवि सम्मेलन में जाता हूँ विदेश में, एक ही बात कहता हूँ, आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ गलती करते हो। भारत में गलती करते थे तो आप बदनाम होते थे, यहाँ गलती करोगे तो मुल्क बदनाम होगा। तुम्हें अपने आप को तो बदनाम करने का हक मिलता है, लेकिन मुल्क को बदनाम करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। तो वो एक घटना मेरी ज़िंदगी की इतनी दुखद घटना रही कि जिसने मुझे ये कहा कि हर प्रोग्राम में मुझे ये बोलना चाहिए कि हमें अपने मुल्क को गंदा करके कहीं भी किसी हालत में नहीं रहना चाहिए। और कई घटना भी घटी। वो अमेरिका की थी।
वहाँ पर जो स्थितियाँ आई मेरे उसने बताई। हमारे यहाँ बच्चे कंट्रोल में रहते हैं, अमेरिका में माँ बाप की छाती पर डिस्को करते हैं, क्योंकि पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बाप चाटा भी मारें तो 911 को फ़ोन कर देना। अब ये पुलिस थाने का नंबर है। बच्चों को अमेरिका में पीटना कानूनी अपराध है। हिंदुस्तान में ये कानून बना दो तो सुबह माँ जेल में जावे, शाम को बाप जावे। बच्चे दोनों का नंबर बांध दें, घर में टिकने नहीं थे। अच्छा, हिंदुस्तानी बाप बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही शांति नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ होता, तो बदला निकालता है। तो मेरे दोस्त अमेरिका में न्यू जर्सी में, उन्होंने अपने बेटे के चाटा मार दिया। बेटे ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई, बाप को पकड़ लेगी, जेल में ठूंस दिया। बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को मना कर लाया, बड़े प्यार से रखा। 10-11 महीने बाद छुट्टी हुई तो हिंदुस्तान लौटा, तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक कूटता हुआ ले गया। साले अब कर थाने में फ़ोन देखे कौन। हंसने की बात है, तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। पहले मैं यही समझता था देश से बड़ा प्यार करते हैं, तब पता लगा बच्चे कूटने के लिए इस देश में हिंदुस्तान में आते हैं। सुरेंद्र जी, दोनों घटना बड़ी अच्छी बताई आपने। आपका दुख भी व्यापक है। हम जिनको आदर करते हैं सर, उनको आदरास्पद कहते हैं, और जैसे लोगों का जिक्र इन्होंने किया उनको मेरे जहन में एक शब्द आ रहा है, चादरास्पद। ऐसे लोग ऐसे हैं जिन पे चादर ओढ़ा देनी चाहिए, वो चादरास्पद है जो किसी की चादर मैली करके आते हैं। और वे माँ बाप धन्य हैं जिनके बेटे बेटी जब छोटे थे तब उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माता पिता के हाथ पहले तो विद्या इसी से आती थी। उनकी में तीसरी शख्सियत और हुआ करती थी, वो होते थे उस्ताद। मारने का अधिकार तीसरा उस्ताद होता था, और माता पिता उस्ताद के पास जाते थे और कहते थे कि अगर इसमें इल्म लाना है तो आपकी संटी ला सकती। मदर इंडिया में आपने देखा होगा, मदर इंडिया में तो माँ बोल के जाती है कि जब तक आपकी संटी नहीं खाएगा तब तक इसमें ज्ञान नहीं आएगा। तो ये हमें भ्रम होता है कि कविता ज्ञान देती है। मैं मानता हूं कि ज्ञान, लोग कहते हैं कि अनंत है, ज्ञान अनंत है, पर शाहिद साहब मैंने ये माना है कि ज्ञान अनंत नहीं है, अज्ञान अनंत है। अज्ञान का छोर नहीं है। ज्ञान की तो फिर भी हम जितना जितना हासिल करते जाते हैं उतना उतना मिलता जाता है, लेकिन अज्ञान इतना ज्यादा है कि उसकी वंदना करनी चाहिए। और जो ये इदारा है ये अज्ञान के अंधकार को दूर करने की कोशिश कर रहा है। एक लफ्ज और भी आ रहा है मेरे जहन में कि बहुत सारे लोग जो ऐसा काम करते हैं उस्ताद बन के, किसी भी रूप में उस्ताद बन के, वो फादरास्पद होते हैं, वो पिता के समान होते हैं। और एक और आपको मैं घर की बात बताता हूं, वो ये कि सुरेंद्र जी के पिताजी आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य थे, दवाइयां बनाते थे। नया बांस में इनका घर था। इनकी माताजी, हमारा सौभाग्य है कि अभी हैं, अब उनके पैर छू सकते हैं। तो इनके पिताजी खरल से दवाइयां घोटते थे और इनकी महत्ता बिल्कुल शून्य करके मानते थे। इनका कवि होना, उन्होंने कभी गर्व की बात नहीं माना। तो मैं चाहता हूं कि अपने आयुर्वेदाचार्य, क्योंकि ये स्थान बड़ा उपयुक्त है, यहाँ दवाइयाँ बनती हैं। हकीम साहब, बड़े हकीम साहब का बड़ा नाम था जिनका जिक्र अभी वोरा साहब कर रहे थे। तो अपने पिता के प्रति आपके मन में अपमानित होने के बाद किस प्रकार के भाव आते थे और कैसे आप क्या करते थे, आपकी तालियों के बाद ही आपको बताएंगे। मेरा मानना है कि पिता के जरिए कोई भी पुत्र कभी भी अपमानित नहीं हुआ। जो अपमानित मानता है वो कभी भी बड़ा बाप नहीं बन सकता जिंदगी में। वो उसका एहसान होता है, क्योंकि पिता उस समय हमारा पिटने का योग होता था। एक ज़माना था जब आज की तारीख में तो बच्चे पिटने का मतलब ही नहीं होता, यदा कदा पिटते थे। हमारा टाइम वो था जब सर्वदा पिटते थे। हम उस युग में पैदा हुए कि रोज़ बाप पीटता था और पीटने की वजह भी हमें से पूछता था।
क्योंकि एक बड़े फिलोसफर ने कहा आप अपने बच्चे को रोज़ पीटो, वजह आपको मालूम हो या नहीं हो, बेटे को होती है। तो उसकी और नहीं बताने पर फिर पीटते थे। मास्टर रोज़ पीटता था। उसका एक नियम था, 5वीं क्लास में कपूर साहब थे, 6ठी क्लास में वो प्रमोट होकर 12वीं को पढ़ाते पढ़ाते 6ठी पर आए थे इस पीटने की वजह से। और वो निक्कर पहनते थे, कमीज़ पहनते थे, हैट लगाकर टाई पहनते थे, और ये कहते थे कि कोई भी अगर देखकर हंसा तो उसे पीटेंगे। आते ही हर एक बच्चे के एक एक संटी मारते थे। मास्टर, हेड मास्टर को बताया हमने, तो उन्होंने आकर एक दिन दरवाज़ा खोल, इन बच्चों को क्यों पीटते हो, इनकी क्या गलती है? तो उसने एक ही बात कही थी, गलती नहीं करें इसलिए पीटता हूँ। आज मुझे उनकी बात याद आती है। इस मुल्क में गलती करने वाले तक को हमें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। काश कि हमें इतने पीटे जाते कि कभी ज़िंदगी में गलती करने की नहीं सोचे जाते, तो बेहतर ज़िंदगी जी रहे। जहाँ तक मैं अपने फादर की बात बताता हूँ, फादर से मेरी कभी ज़्यादा नहीं बनी। 5 मिनट में अगर वो मुझे सुलटा दे तो मैं समझता था आज मैंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, क्योंकि हर समय बिगर व्यंग्य के उन्होंने कभी मुझे बख्शा नहीं। किसी बात पर हो गई, मैंने कहा नहीं ये सही है, ये सही है, उन्होंने कहा नहीं ये सही है, मैंने कहा नहीं ये सही है। तो उन्होंने एक वाक्य मुझे कहा, बोले मेरे से अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने बेटे को इस लायक बनाया दिया कि पूरा देश जानता है, तो जिस दिन अपने बेटे को इस लायक बना दे तो उस दिन मेरे से बात करियो। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मुझे लगा कि उन्होंने क्या क्या कह दिया। और सबसे बड़ी शिक्षा, बाप से बेटर एमबीए कोई नहीं करवा सकता। कितने भी एमबीए में चले जाओ, जितने भी कॉलेज हैं, ये सब किताब से तैरना सिखाते हैं, बाप नदी में धक्का दे करके तैरना सिखाता है। तो उससे बेहतर कोई शिक्षा नहीं दे सकता आपको। मेरा दिल्ली में फ्लैट मैंने एक बुक कर लिया था, कोठी कॉटेज थी। फादर ने मुझसे कहा कि गांव में एक जगह बीच में है, हम चाहते हैं कि ब्राह्मण सभा को दे दे, वो धर्मशाला बना लेंगे। मैंने कहा मुझे इससे काय को पूछते हो, दे दो। फिर 6 महीने बाद में बोले गांव वालों के पास इतना कहाँ पैसा है कि वो धर्मशाला बनाए, मेरी इच्छा है कि हम खुद बना करके दे धर्मशाला। मैं वो भी हो जाएगी, कोई दिक्कत बात नहीं। गांव की ज़मीन बेची, कुछ और रुपया डाला, कुछ मेरे से रुपयों की ज़रूरत थी। तो मुझे लगा कि उन्हें ये लगा कि मैं अपने घर में जो मेरा बन रहा है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा हूँ, मुझे गांव की धर्मशाला में दिलचस्पी नहीं है। तो फिर उन्होंने, भाई एक इच्छा मेरी और है। मैं वो भी बताओ कि हम अपने घर में बाद में जाएं, पहले गांव वालों को धर्मशाला बना करके दें। तो पहले यही हुआ, पहले गांव वालों की धर्मशाला बनी, बाद में मैं अपने घर में गया उसके 6 महीने बाद। ये होता है बाप जो सिखाता है, तो उसका आज भी असर है कि मैं उस पिता को नमन करता हूँ जिसने मुझे ये सिखाया है कि औरों के आंसू पहुँचना ज़्यादा बेहतर है बनस्पत अपने आंसू पहुँचने के। ये शिक्षा उन्होंने मुझे दी। एक अगर हंसाने वाला ऐसी बात कहे जो आंसुओं का सम्मान करे, इसका मतलब क्या है कि वो जो मशहूर मस्खरा होगा आंख से कंठ तक भरा होगा। कितने दर्द, कितने गम उसके अंदर होते हैं। ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो। गम है हंसी के अंदर, पर्दे हटा के देखो। और लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं, लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं। गहरा बहुत समंदर, पर्दे हटा के देखो। गहरा बहुत समंदर, पर्दे हटा के देखो। और व्यंग्य के सामने क्या होता है कि इस ओर है धुआं सा, इस ओर है कुहासा। मैं थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा कह पाया कि इस ओर है धुआं सा, इस ओर है कुहासा। किरणों की डोर बनकर पर्दे हटा के देखो। अपराध और सियासत का इस भरी सभा में, अपराध और सियासत का इस भरी सभा में
होता हुआ स्वयंवर, पर्दे हटा के देखो। और एक अंत में है कि ए चक्रधर ये माना, ए चक्रधर ये माना है खामियां सभी में, ए चक्रधर ये माना है खामियां सभी में, कुछ तो मिलेगा बेहतर, पर्दे हटा के देखो। तो हम जो पूर्व धारणाएं बना लेते हैं उसमें अगर हम आदमी के हंसने के वजूहात जानने के बजाय उसके रोने के मन के बावजूद न रोने के वजूहात ढूंढने निकलेंगे तो शायद आपको इस बात की जानकारी होगी कि जो सेटायर है, तंजो मिज़ा है, उसकी रूट्स कहाँ हैं। तो रूट्स तो करुणा में होती हैं, रूट्स तो आंसू में होती हैं। किसी भी बड़े से बड़े चार्ली चैपलिन से लेके राज कपूर तक की यात्रा कर लीजिए, वो भी जो जोकर है, मेरी किताब का नाम है जो करे सो जोकर। जो कुछ करता है, जो करे वो जोकर, और जो न करे वो महान। तो जो महान लोग हैं, न कुछ करने के बाद अपने महानता को प्राप्त होते हैं, उन पर तंज करना शायद तंज करने के धर्म को निभाता है। अगर हमने ऊपर वाले के ऊपर तंज नहीं किया और नीचे वालों पे किया तो वो गलत है। मैं जानता हूं कि बड़ी सादगी से ये हंसा देते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि जो अंधेरी निम्न कक्षा में रहता है, नीचे रहता है, सुनहले ऊर्ध्व आसन के दबाते पक्ष में नहीं है, अंधेरी निम्न कक्षा में जिसका मन है वही हास्य व्यंग्यकार बन पाता है और वही उसकी बुनियाद होती है। सवाल यह है कि वो क्या चीज़ें घोट के वो चीज़ तैयार करता है जो ज़माने को अच्छी लगती है और उसको हेल्दी बनाती है। अब चूंकि इनके पिताश्री, मैं उनसे मिला हूँ, वो घोटते थे और घुटवाते थे खरल। तो क्या इन्होंने कभी उनके खरल को मूसली से घोटा है? और अगर घोटा है तो उनमें किन किन जज्बात को शामिल किया? मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था तब पिता कहते थे सीधे आ जाना फैक्ट्री के अंदर। मैं क्या करूँगा? भले गोली बना लेना, पुड़िया बांध देना, बोतल साफ कर लेना। उन्होंने वहाँ काम से शुरू की जो मेरे आम आदमी जो करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति को जो मेरे यहाँ काम करते थे उनको नौकर नहीं कहता था। फादर को गुस्सा आता था, बोले हमारा नौकर नहीं है, ये हमारा आदमी है। नौकर कहना इसका अपमान है, ये अपने लोग हैं जो हमें कमा करके देते हैं। वो बहुत लंबी किस्से की बात है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं जिसके लिए जाना जाता हूँ, मैं राजनीति पर ज़्यादा व्यंग नहीं करता। मेरा व्यंग जो है क्षत्रिय नहीं है जो घायल करे, मेरा व्यंग चौकीदार है जो जगाता रहे। क्योंकि मैं घायल करने को अच्छा व्यंग नहीं मानता, जगाने को मानता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है, रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है, कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है, हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। यहाँ मीडिया के लोग भी बैठे हैं, दिक्कत क्या है? इनकी भी तकलीफ़ है। इन्हें पत्रकारिता नहीं करनी पड़ती, आजकल पेटकारिता करनी पड़ती है। इन्हें वो सोचना पड़ता है जो इनका मालिक सोचता है, और इनका मालिक वो सोचता है जहाँ वो बिका हुआ होता है। काश कि इस देश में पत्रकारिता लौट जाए
तो इस मुल्क के सुनहरे दिन वापस लौट आ सकते हैं। अगर लिखने पढ़ने वाले लोग पर भगवान भरोसा करता है, देश भरोसा करता है, क्योंकि राजनीति, धर्म, शिक्षा, चिकित्सा सब इंडस्ट्री हो गए, जितनी भी सर्विस थी। एक चौथा खंबा हमारा बचा है। मुल्क हमारी तरफ देख रहा है कि अगर हम भी चुप हो गए तो फिर मुल्क किसकी तरफ निहारेगा। तो हमारा एक बहुत बड़ा फ़र्ज बनता है। मैं कहता हूँ इस मुल्क में जो भी आदमी गलत बोलता हो, आदमी के आदमी से तोड़ता हो, चाहे धर्म के नाम पर तोड़े चाहे जाति के नाम पर तोड़े, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे दिखाना बंद कर दे, प्रिंट मीडिया उसे छापना बंद कर दे, तो आप मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। आप टीआरपी देखनी बंद कर दो, वो सर्कुलेशन देखना बंद कर दे, दोनों मिलकर एक बार देश देखना शुरू कर दो, तो हमारे ऊपर, एक मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। तो ये थे संत सुरेंद्र शर्मा, जो जिनके प्रवचन से देश का उद्धार संभव है अगर आप दिल में उतार लेंगे इनकी बातें। और सचमुच जो पत्रकार होते हैं वो संत होते हैं। अगर आप पेट कारिता करने लगे तो आप संतई नहीं कर पाएंगे। तो ये देश हिंदी और उर्दू दोनों ही के मिलन बिंदु पर जहाँ खड़ा था वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदी और उर्दू दोनों को समान रूप से प्यार करते थे। जहाँ वो संस्कृत करेंगे तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वेद अगर कोई हिंसा करा रहा है तो हिंसा नहीं है। भारत दुर्दशा खुल के उन्होंने बताया, सब मिल रो वहु भारत भाई। और उनको दर्द था कि अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो जो दर्द तकलीफ की बातें हैं वो करते थे। तो उसके बाद कितने कितने बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए भारतेंदु के बाद। और अंतिम व्यंग्यकार जो इस समय भारतवर्ष में सजीव सशरीर बैठे हैं, सुरेंद्र शर्मा, उनकी आवाज़ भी अजान से कम नहीं है, क्योंकि वो पुकारती है लोगों को कि आओ सजदा करो, मुल्क का सजदा करो, उनका सजदा करो जिनका हमें करना चाहिए, उनका मत करो जिनका सजदा तुम अपने फ़ायदे के लिए करते हो। तो ये व्यंग्य का धर्म है। हास्य के पहिए उसमें लग जाते हैं। हास्य एक अलहदा चीज़ है, मिजाह अलग है, तंज अलग है। तो मैं इनके अनुभवों से, ऐसे नहीं कि कोई बहुत शास्त्रीय ढंग से, क्लासिकल ढंग से इस बात का जवाब दें, मैं इनके तजुर्बात के निचोड़ के तौर पे जानना चाहता हूं कि तंज में और मिजाह में क्या फ़र्क होता है, हास्य और व्यंग्य में क्या फ़र्क है। हास्य और व्यंग में एक ही फर्क है, व्यंग सोचने पर विवश करता है और हास्य सोचने से मुक्त करता है। और मैं, क्योंकि लोग इसलिए तो बैठे नहीं अपन आपस में ये दर्शन की बातें करें, यहाँ पर इसकी बातें करें, इन विचारों को भी देखना चाहिए। हम इनके ऊपर क्यों तंज कर रहे हैं। जो पति लोग बैठे हैं बेचारे मुंह सुजाए बैठे हुए यहाँ पर, कि उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनकी बात होगी। अभी भी यहाँ जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, दहशत में बैठे हैं, ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते हैं, वो हंसती है तो हंसते हैं। हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किस बात की चिंता आपको। देखो ही मत, लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूँगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सका, समझ लेना, सीधी सी बात है। हाँ, ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। और मैं एक बात बता दूँ आपको, सबसे बड़ी बात यह कि इस मुल्क में हम अपना दिमाग नहीं लगाते। अब मैंने बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। समझ जाओ तो ताली बजा देना। मैं पूछा, बाबा अगर योग से रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है? आज तक उसने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने हजारे जी से पूछा, दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए, वंदे मातरम, भारत माँ की जय, तिरंगा झंडा।
हजारे जी, ये वंदे मातरम, ये तिरंगा झंडा, ये आपकी राष्ट्रीयता तब कहाँ थी जब बम्बई में राज ठाकरे के लोग गैर मराठियों को सड़कों पर निकाल कर मार रहे थे? तब आपने आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया था? और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, अगर महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, बिहार में बिहारी रहेंगे, तो फिर मुझे जवाब दो, फिर भारतीय कहाँ रहेंगे इस मुल्क के अंदर? जिस बात पर सोचना चाहिए उस पर कोई भी नहीं सोचता। अच्छा, मैं हरियाणा का हूँ, एकमात्र स्टेट ऐसा है जहाँ बेटे बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट में नहीं मानते। यूपी में तो मानते नहीं, अभी चुनाव में देखा था हमने। और हरियाणा में अभी भी देखा है क्या? हरियाणा में भी देखिए, कोई ऐसी बात मानते। हरियाणा में 100% बाप की बात मानते। निकाल रहे हैं ना जेल से निकाल लिया उसको, चाहे कुछ भी कर लो। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ करके। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो सब। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या आफत आ रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था ज़िंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है। 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता ज़िंदगी में मेरे साथ। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहिए। मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर के खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसे एक मात्र सुख बनाकर अपनी ज़िंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं होगा। हमारे नेताओं ने कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं दिए। इस मुल्क में राजनीति अगर आलोचक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो राजनीति चापलूसी को पसंद करेगी वो कभी भी इज्जत नहीं पा सकती संसार के अंदर। आलोचना जरूरी है राजनीति के लिए। अब राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन चाहिए। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना शुरू करेंगे। अब भाजपा कहती हम देश में मंदिर बनाएंगे, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। फिर आपकी तालियां उठे। राजा का काम ये नहीं कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। एक बड़ी सोच दीजिए मुल्क को। बड़े लोग बैठकर बड़ी कुर्सियों पर बैठकर छोटी सोच रखते हैं तो आम आदमी कैसी बड़ी सोच रखेगा। एक लघु कथा है, अच्छा लगे तो आपका समर्थन चाहूँगा। गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है, धरती पर बैठा सिर्फ चांद को ही ताकता है। मुझे देख क्या ऊंचा उड़ता हूँ, क्या मेरी उड़ान है। चकोर तू तो नीचे बैठा रहता है, रात भर चांद को ताकता है। तो चकोर ने गिद्ध से कहा गिद्ध ऐसी ऊंचाई और उड़ान से क्या फ़ायदा जिसमें नजरें धरती पर पड़े मुर्दों को ही ढूंढती रहती हैं।
मैं धरती पर रहता हूँ लेकिन सोच में चांद रखता हूँ, तो आसमान में उड़ता सोच में मुर्दे रखता है। आप कहाँ बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सोच कहाँ बैठी है वो एक दिन आपको महत्वपूर्ण बनाएगी। आपकी सोच बड़ी होती है तो मल्ला का बेटा भी बड़ा होकर के अब्दुल कलाम निकलता है इस मुल्क के अंदर। एक बड़ी सोच के साथ अगर आप ज़िंदगी को जिएंगे तो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। और सोच को बड़ा करना होगा, बिना संकोच के, बिना सोचे सोचना होगा कि आखिर ऐसा सोचने की बाध्यता क्यों आ रही है कि बिना सोचे काम नहीं चलेगा। ये मुल्क आप सबको सोचने को बाध्य करना चाहता है। जश्न अदब भी आपको सोच के लिए कुछ बिंदु देगा, उन बिंदुओं को आप बाल्टी में तैरा दीजिए, अगर तेल बिंदु होंगे तो फैल जाएंगे, तो सोच फैलेगा, पानी नीचे रहेगा। मैं एक छोटी सी बात कह के इस गुफ्तगू को विराम देना चाहता हूँ, और उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारा मुख्य है उससे अंत न हो। मैं इशारा समझ गया क्योंकि माइक मैं इनको दूंगा। दरअसल भाषा का मसला, प्रांतवाद या जो भी मवाद जहर बन के हमारे समाज में आता है, तरह तरह से कवि अपने नए नए शिल्प बना के, यहाँ कैसर खालिद अचानक दिखाई दिए हैं जश्न अदब के सदर, तो उनका स्वागत करता हूँ। ये जिस इलाके से आते हैं वहीं के हैं राज ठाकरे साहब भी, और मुसीबत में इनका प्रांत है, क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी 4 दिन पहले कोशियारी जी मिले थे तो इनके सामने मैंने कहा था कोशियारी जी अब आप होशियारी जी दिखाना थोड़ी सी, तो बात बनेगी। हाँ से वो तो ये कौन कह सकता है उनसे कि एक राज्यपाल को कहे कि कोशियारी जी अब थोड़ी सी होशियारी आपकी चाहिए, लेकिन कवि कह सकता है, कवि को जो लिबर्टी है, जो छूट है, वो कह सकता है। तो मैं आपको एक कुंडली छंद बताना चाहता हूं कि किस किस तरह का सेटायर लिखा जाता है। कुंडलिया एक छंद है, जिन शब्दों से वो शुरू होता है उन्हीं से उसका समापन होता, उन्हीं से वो खत्म होता है। 6 लाइनों का वो छंद होता है। आप देखिए, शब्द तोड़ भी सकते हो और 1 या 2 अलग अलग अलहदा भी कर सकते हो। तवज्जो चाहूंगा। ठीक ठाक रेशे गुथें, ठीक ठाक रेशे गुथें, रस्सी हो मजबूत, पत्थर को भी रेत दे, ताकत बने अकूत। ठीक ठाक रेशे गुथें, रस्सी हो मजबूत, पत्थर को भी रेत दे, ताकत बने अकूत। ताकत बने अकूत, मगर हम लोग अभागे, तार तार कर लेते हैं भाषा के धागे, तार तार कर लेते हैं प्रांतों के धागे। तो चक्र सुदर्शन राजनीति, राज इन्वर्टेड कॉमाज में है, चक्र सुदर्शन राजनीति अलगाव ना करे, रस्सी हो कमजोर नहीं या ठीक ठाकरे। अब देखिए शुरू कहाँ किया था, ठीक ठाक रेशे गुथें, रस्सी हो मजबूत, ठीक ठाक रे पर ही खत्म किया, नहीं यह ठीक ठाकरे। ठाकरे को भी कविता ठोक सकती है अगर ठीक ठाक काम न कर रहा हो। बहरहाल कई बार बातें इशारों में कही जाती हैं, कई बार खुलकर भी कही जाती हैं। जब जैसा मौका होता है व्यंग्य अपना धर्म निभाता है, खुलकर सामने आता है और परवाह नहीं करता है। ममता बनर्जी भले ही किसी कार्टूनिस्ट को बंद कर दें, लेकिन उसकी कल्पना को, उसके सोच को कोई कैद नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि अदीब इसीलिए लोगों में प्यार पाते हैं, अपनापन पाते हैं, क्योंकि वो जो ख्यालात रखते हैं वो जनता के ही होते हैं, अवाम के होते हैं, बेहतरी के होते हैं। जो है उससे बेहतर चाहिए, सफाई के लिए एक मेहतर चाहिए। व्यंग्यकार वो बेहतर है जो बेहतर बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता है। सुरेंद्र शर्मा जी से मेरा पिछले 40 वर्ष का तो सहकर्मिता का नाता है। उससे पहले अपने ससुर साहब काका हथरसी जी के माध्यम से और वैसे भी मैं इनसे परिचित रहा हूँ। एक लंबी रचना यात्रा के बाद एक आदमी कितनी सहजता से अपनी बात कहता है। एक बार तालियां बजा दीजिए। और अंतिम बात कहने के लिए मैं सुरेंद्र शर्मा जी को अपना माइक उठाने की इजाज़त देता हूँ। मैं
आपसे यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में मेरा मानना है कि 100 कविताएं आंसुओं पर मत लिखो, किसी एक का आंसू पहुँच दो तो बेहतर होता है उससे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी ज़िंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलते हैं, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूँ मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे होते हुए चले जाओगे। इस मुल्क में जिन्होंने जातियों की वर्ण की व्यवस्था की, उनसे पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा अपराध करके चले गए आप, और उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि अगर राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है? काश की सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो आज जो जातीयता के झगड़े हैं वो कभी के ख़त्म हो चुके होते इस मुल्क में। और आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, राजनीति कुछ भी कहे लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और अब आपका आशीर्वाद चाहिए साहब। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। जय हिंद। और बतौर शुक्रिया मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इस जश्न अदब का जो आगाज़ हुआ है हमारी बातचीत से, इस बातचीत में कितने रोचक तत्व थे इस पर न जाइए, कितने तत्व थे इस पर जाइएगा। रोचक करके भोंचक करना इसका मकसद नहीं था हमारे इस जश्न अदब का। कहते हैं कि नदियाँ गिरती हैं समंदर में, यहाँ वहाँ की सब जगह की, लेकिन खारा रहता है। लेकिन वो कुआं जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें नदियाँ गिरती नहीं हैं, नदियाँ अंदर से प्रस्फुटित होती हैं। नदियों से ही तो जल आता है कुएं में भी, और वो ऊपर उठ के आता है। तो ये जश्न अदब वो कुआं है जिसमें नदियाँ अदृश्य रूप से आ रही हैं अंदर अंदर। और आप जो इसमें शिरकत करने आए हैं, आप जो इसमें भाग लेने आए हैं, उन सब के पास एक बाल्टी है। अपने दिल को बाल्टी बनाएं, अपने जहन की रस्सी से खींचें तो उस कुएं में से आपको आगे आने वाले 2 दिनों में बहुत कुछ मिलने की संभावनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐ तुलुए शहर के मत वाले, आ तुझे अपनी रात दिखला दूं, ढाल कर चश्मे नम के सागर में आज कुल कायनात दिखला दूं। तो जैसा लगता है कि पूरी दिल्ली का हुस्न जो है जामिया हमदर्द के इस चमन में सिमट आया हो। एक खूबसूरत माहौल, खूबसूरत मंज़र, और वैसा ही खूबसूरत मंज़र ये 3 दिनों तक चलने वाला है। साहित्य का उत्सव और पोएट्री फेस्टिवल, जश्न अदब, 3 दिनों तक हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और मैं बड़े ही अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद एहतिशाम हसनैन साहब और प्रेसिडेंट जनाब कैसर खालिद साहब से कि वो प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब की खिदमत में टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड जामिया हमदर्द और जश्न अदब की जानिब से पेश फरमाएं।
इसी के साथ मैं दरख्वास्त गुजार हूँ एक बार फिर कि आप प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब की खिदमत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। इस सेशन के लिए आपने बहुत से नई राह, नई मंजिलें हमें, हम नौजवानों के लिए और तालिब इल्मों को दी, सीखने का एक बेहतरीन मौका और बेहतरीन नसाई से नवाजा। इसी के साथ ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है।